नमस्ते। मैं डॉक्टर बलवंत सिंह भदौरिया, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर से आप सभी को बहुत आदर और सम्मान के साथ सादर प्रणाम करता हूँ। अ, आज की इस श्रृंखला में मैं आप भी जो विद्यार्थी हैं, छोटे जो बच्चे हमारे प्यारे बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, इसके साथ उनके शिक्षक हैं और भी लोग बहुत सारे जुड़े हुए होंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपना चित्रकला के बारे में, कला के बारे में, अपना ज्ञान के बारे में मैं अच्छे से बता सकूं। मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश शासन, राज्य शिक्षा केंद्र का बहुत आभारी हूँ। साथ ही हमारे राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का, और जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपना ज्ञान से या अपने अपने जो अभ्यास है जो उससे मैं परिचय करा सकूं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ माननीय कुलपति सर, हमारे प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर सर का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि ये अवसर प्रदान किया। हमारे कुल सचिव सर श्री दिनेश पाठक सर का भी मैं बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा हमारे समस्त विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गणों का भी मैं बहुत आभारी हूँ। आगामी कुछ जो श्रृंखला इससे पहले हुई है वो उनको मैंने देखा है, और उसमें हमारे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर, हमारे मनीष करबड़े जी सर, हमारी प्रोफेसर रंजना टोड़पे मैडम, और साथ ही डॉक्टर गौरी प्रिया मैडम जी की जो प्रस्तुति हुई बहुत सारगर्भित थी और संक्षिप्त थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। इसी क्रम में मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस उनके समकक्ष आने का, या कोशिश करूंगा कि मैं कुछ इसके साथ सारगर्भित कुछ संक्षिप्त में बता पाऊं, और जो विद्यार्थियों के मतलब उसके स्तर पर भी आके थोड़ा सा उस ज्ञान से परिचित करा सकूं, और जो हमारे साथ में उनके जो शिक्षक जुड़े हुए हैं, या उस लेवल पर भी थोड़ा सा उसको अपने अनुभव या ज्ञान से थोड़ा सा परिचित करा सकूं। मैं स्वयं भी कला का एक विद्यार्थी हूं, यूं तो मैं भी शिक्षक हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको कर सकूं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश की एक प्रतिमा से उसका प्रारंभ करेंगे, और इसके साथ साथ हम एक बरली चित्रकला पर भी एक उसका प्रायोगिक प्रदर्शन करेंगे। और जो हमारे यहाँ बीएफए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं या अन्य विद्यार्थी हैं जिनको चित्रकला प्रारंभ करने के लिए किस प्रकार से स्टिल लाइफ को बनाना चाहिए, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे, और उसका प्रायोगिक उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी इस लेक्चर के में सम्मिलित होगा। तो हम अभी प्रारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के साथ इस कला।
इसमें ना पीछे से दिख रहा है, तो आगे से दिखाना। राकेश सर से कहना कुछ देर के लिए। हाँ, बच्चों को आगे से दिखाई दे, पीछे से दिख रहा है। अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक है, अब सही है। हमारे साथ जो जी, यह शिल्प जो अभी बनाया जा रहा है भगवान गणेश का, और यूं तो इसके लिए जो ये मिट्टी से बनाया जा रहा है, और ये इस मिट्टी का नाम जो है इसको बॉम्बे क्ले बोलते हैं। और ये सबसे अच्छी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काम करने के लिए। और वैसे आमतौर पर लाल मिट्टी या काली मिट्टी से भी, जो तालाब के किनारे जो मिट्टी पाई जा मिलती है, उससे भी अच्छा काम हो जाता है। और हमारे यहाँ के सभी विद्यार्थी या बहुत सारे लोग जो मूर्तिकार हैं उससे काम करते हैं। और लेकिन ये जो शिल्प है ये बॉम्बे किले से बनाया जा रहा है। समुद्र किनारे जो से ये इसको प्राप्त किया जाता है और उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। कलाओं का आपसी अंतर संबंध है, और विश्वविद्यालय हमारा इसका बहुत अच्छा प्रमाण है कि यहाँ पर सभी कलाएं फलीभूत हो रही हैं, उनका पठन पाठन हो रहा है। तो उसी रूप में एक भगवान गणेश की जो प्रतिमा बना रहे हैं उसको संगीत के साथ जोड़कर उसको बनाने का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उसको हम आपको दिखा सकें, बहुत कम समय में बता सकें।
जिस तरह का इसमें काम करना होता है उस तरह की मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी को कितना गीला रखना है या थोड़ा सा उसको ड्राई रखना है वो उसके काम पर निर्भर करता है कि हम उसको उसमें काम किस तरह का कर रहे हैं, शुरुआती काम कर रहे हैं या उसमें फाइनल टच लगा रहे हैं या हम उसमें अलंकरण बना रहे हैं। तो उसके हिसाब से मिट्टी को थोड़ा नमी या उसकी उसको गीले की मात्रा उसकी उसके हिसाब से रखनी होती है। और बड़ी मूर्तियों में इस बनाने के लिए आर्मेचर बनाना होता है पहले से, उसके बाद आप उसे उसमें मॉडलिंग करेंगे। मूर्तियों को अगर स्थायी रखना होता है तो इसकी हम मोल्डिंग कास्टिंग करते हैं। और मोल्डिंग कास्टिंग में अलग अलग माध्यम है, तांबा है, टेराकोटा भी है, पीओपी भी है और फाइबर ग्लास है। और अगर मिट्टी से आप बना रहे हैं तो इसको डायरेक्ट आप टेराकोटा अगर इसको बना सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ा मिट्टी में बनाने में थोड़ी सी उसकी अलग तरह से उसकी प्रक्रिया है। यूं तो ये भी पक सकता है लेकिन उसकी थोड़ी तैयारी अलग से करनी होती है, तो डायरेक्ट आप इसको पका भी सकते हैं। अगर आपको फाइबर ग्लास में करना है या अन्य इसमें करना है तो इसकी आपको मोल्ड लेके कास्टिंग करनी होगी। हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे युवा जो देश के अगले युवा होंगे वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षक हैं और हमारे सभी बहुत आदरणीय साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस इसमें हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, तो हम चीज़ों को संक्षिप्त में ही करेंगे और यहीं हम इसको समाप्त करते हैं। भगवान श्री गणेश को मैं गणेश भगवान को प्रणाम करता हूँ और इसके साथ मैं अपना अपना एक प्रेजेंटेशन जो है उसको प्रारंभ करना करूँगा। जी। यूँ तो मैं कला से समृद्ध शिक्षा है इसका बहुत अच्छा है इसका जो विषय दिया गया है, इस पर जो बात हो रही है। किसी भी देश या राज्य या जिला या कस्बा, अगर किसी की समृद्धता का पता लगता है तो उसकी वो कला से ही मालूम पड़ता है कि वो कितना समृद्ध है। तो कला संस्कृति का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी से ही हम अपना गौरव को जान पाते हैं, हम अपने इतिहास को जान पाते हैं और उसी कला संस्कृति से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और उससे हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो कला से समृद्ध शिक्षा बहुत अच्छा है, इसकी इसका इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो बहुत सुंदर है। और इसके साथ सभी जुड़ेंगे तो जीवन कला पर, जैसे कि कला क्या है, हमारे साथी डॉक्टर हिमांशु सर ने अपने प्रारंभिक प्रथम और सेकंड जो एपिसोड हुए उसमें बताया था, मैंने उनका वो सुना कि कलाएं कितनी मनोरंजनकारी होती हैं और लाभकारी होती हैं। कलाएं भक्ति से जुड़ी हुई हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में खुद कहा गया है कि कलाओं से भक्ति की जा सकती है। कलाएं हमारा बहुत मस्तिष्क से लेके शारीरिक विकास, आंतरिक बाहरिक, उस सभी में हमको इससे इसके अभ्यास करने से, इसके साथ जुड़ने से, इसका रसास्वादन करने से असीम इसके फायदे होते हैं और इससे हमारा देश को, हमारे राज्य को भी एक उन्नति प्राप्त होती है। और इसी के साथ मैं अपना पीपीटी वाला जो है उसको प्रारंभ करूंगा। Yes.
भारतीय चित्रकला में हम इस वाले प्रथम कालखंड में भारतीय चित्रकला पर बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रकाश में अपनी भारतीय कला संस्कृति और हमारे जो पुरा अवशेष हैं उनके ऊपर डालना चाहूँगा। तो उसी प्रथम क्रम में जो हमारे देश में हमें जो शैल चित्र प्राप्त हुए लगभग 10,000 ईसा पूर्व इनका समय है, और इससे इससे प्राचीन भी हैं और उसके अलग अलग खंड हैं, जिसके बारे में अभी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो हम बहुत विस्तार में बात ना करते हुए एक बेसिक सरसरी बात करना चाहूँगा मैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह के शैल चित्र जैसे कि पीपीटी में दिखाया गया है प्राप्त होते हैं, और आप भोपाल के पास भीमबेटका एक जगह है, वहाँ पर आसानी से उनको देख सकते हैं। यूँ तो भीमबेटका जो गुफा है वो भोपाल के पास, और यूनेस्को ने उसको लिया हुआ है, तो वहाँ पर सारी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं हैं। और आप जैसे किसी गैलरी में पेंटिंग्स को देखने जाते हैं, उसी तरह से आप इन शैल चित्रों को देख सकते हैं। यूँ तो जो शैल चित्र बने हुए हैं वो बड़े दुर्गम स्थानों पर है, और भारत के बहुत सारे हमारे सभी राज्यों में, जिलों में कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होते हैं। ग्वालियर अंचल में बहुत सारे शैल चित्र हैं, लेकिन वो स्थान बहुत दुर्गम है, आसानी से उनको देखना संभव नहीं है, उसके लिए विशेष तैयारी करनी होती है। तो ये जो शैल चित्र हैं ये प्रारंभिक हमारे चित्रकला के प्रमाण हैं, और इसका भी अपना एक विकास है, और ये भी हजारों वर्ष का इसका विकास है। इसमें जो प्रारंभिक शैल चित्र है वो हाथों से फीते के समान आकृतियां इसमें होंगी। इसकी एक नेक्स्ट स्लाइड्स। प्रारंभ में फीते के समान आकृतियां खींची गई हैं, हाथ के छापे भी लगाए गए हैं कहीं कहीं चित्रों में। उसके बाद उसका ज्यामितीय आकार भी बनाया गया है। उसके बाद जो विकास हुआ ज्यामितीय आकार है, और चौथे क्रम में उन सब पर गेरू से या अन्य रंगों से उस पर रंग भी भरे गए हैं। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा छाया प्रकाश भी प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ एक्सरे पेंटिंग भी मिलती है। तो इसका अपना विकास है, और इसका एक अपना सौंदर्य है, और मनुष्य की जो उन्नति या उसकी जो कला संस्कृति की अभिव्यक्ति थी, प्रारंभिक अभिव्यक्ति थी, उसके हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि मनुष्य अपने आप को किस तरह से चित्रकला के माध्यम से अभिव्यक्त करता था। और ये भारत में बहुत सारे स्थान है, पचमढ़ी में है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में आप शैल चित्र देख सकते हैं, वहाँ लेखनिया में, और भी देश के कई जगहों पर शैल चित्र बने हुए। लगभग मुझे लगता है कि हर जिले में कहीं ना कहीं इसके प्रमाण है, और मनुष्य के उस समय होने के प्रमाण भी ये शैल चित्रों के माध्यम से हमें मालूम पड़ते हैं। नेक्स्ट। इसके बाद कला का जो विकास है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें दिखाई देता है। वहाँ के जो बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं, या सिक्के प्राप्त हुए हैं, या हमें मूर्ति प्राप्त हुई है, उस समय में चित्रकला और मूर्तिकला के प्रमाण वहाँ पर हमें मिलते हैं। आपने जो हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय की शोभा है, देश की जो नर्तकी की मूर्ति है वहाँ पर है, सिक्के हैं, एक पुजारी का सिर है, और इसके अलावा बहुत सारी पोट्री है जिसमें हमें चित्रकला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और वहीं से हमारी सभ्यता का विकास भी होता है कि किस तरह से हमने कृषि को प्रारंभ किया, और कला संस्कृति हमारे हमेशा एक अंग रही है, बहुत महत्वपूर्ण अंग रही है। हमने उन्नति के साथ साथ कला संस्कृति को भी साथ लेकर, मनुष्य ने लेकर हजारों वर्षों से वो साथ लेकर चला है। इसके प्रमाण सामने हैं हमारे, और मैं पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है चित्रकला में, जैसे कि हमारे चित्रकला के बारे में कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी लिखे गए, उनमें चित्रकला के बारे में वर्णन किया गया, बताया गया किस तरह से चित्र बनाने चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कवि बादशाहन ने काम सूत्र में 64 कलाओं को उल्लेख किया है, उसमें चित्रकला के बारे में बताया, और उन्होंने इसी में ही षडांग के बारे में लिखा है। जो 10वीं 11वीं शताब्दी में यशोधर जो कवि हुए हैं, उन्होंने इसकी टीका लिख के इसको दिया है। तो इसमें सबसे पहले जो षडांग है, ये हमारी चित्रकला के बहुत अभिन्न अंग है, और हम अगर इनका अध्ययन कर लेंगे तो हम जो अपनी जो चित्रकला है उसके बारे में देखेंगे, चाहे अजंता गुफाएं हैं, उसके बाद की अजंता, सितनवासल, बादामी, बाग, या अन्य, उसके बाद हमारे जो लघु चित्र आते हैं, पाल शैली, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जो आती हैं उनमें भी, और साथ ही इसके साथ हमारे आधुनिक कला में भी इनका प्रयोग दिखाई देता है, और इनकी महत्वता मालूम पड़ती है कि इनकी चित्रकला में कितनी महत्वता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। तो षडांग के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो 6 हैं। इसमें रूप भेद है, प्रमाण है, भाव है, लावण्य योजनम है, सादृश्य और वर्णिका भंग है। तो रूप भेद है, रूप भेद बहुत महत्वपूर्ण इसका अंग है। रूप भेद का एक तरह से सीधा सीधा अर्थ है कि उसकी जो
रूपरेखा है। कोई भी चित्र हम बना रहे हैं उसकी एक रूपरेखा होती है। हर व्यक्ति का अपना एक एक अपना स्वभाव होता है, और वो स्वभाव एक आउटलाइन, मतलब एक आपकी वो बनाता है, जिसके माध्यम से अगर आप इसको रूप भेद में अगर समझेंगे, अगर आप उसको सही करेंगे, तो वो आपका रूप भेद के रूप में बहुत सामने आएगा, और ये महत्वपूर्ण है। और उसी से उसका चरित्र झलकने लगता है, उसका स्वभाव, उसका जो उसकी पहचान है वो रूप भेद से मालूम पड़ने लगती है, और इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। और ये हमारा भारत के जो षडांग है, और ये इसके बारे में बहुत पहले हम लोगों को इसका वर्णन मिल जाता है, विष्णु धर्मोत्तर पढ़ावे चित्रकला का मिलता है। तो इसके लिए हमें बहुत गौरव करने की बात है कि हमारी देश कला संस्कृति में कितना समृद्ध रहा है। हमारी इसमें प्रमाण के बारे में कहा गया है कि चित्र बनाने के लिए सही नाप जोख होने चाहिए, मतलब उसका सही नाप आप लेना सीखें। उसका अंग कितना है, तो उसका आपको चित्र में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने सही नाप या उसका प्रमाण का ध्यान नहीं रखा, तो चित्र आपका यथार्थता से थोड़ा परे हो जाएगा, और उसका जो प्रमाण है वो सही नहीं होगा, तो चित्र अच्छा नहीं बन सकता। तो प्रमाण का इसमें इसको स्थान दिया गया है, प्रमाण का इसमें। तीसरा अंग है इसका भाव। भाव बहुत महत्वपूर्ण है चित्रकला में, या अन्य चीजों में भाव के बगैर बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाव बहुत महत्व, भाव होना एक आत्मा के समान है। तो चित्रकला में भाव होना एक आत्मा के समान है। अगर भाव आपका है चित्रकला में, तो अगर आपने थोड़ी बहुत गलतियां की हैं कहीं पर, तो तब भी वो चित्र आपका बहुत अच्छा बन सकता है या अच्छा माना जाएगा। तो भाव का होना बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी चित्र को बनाने के लिए। अगर चित्र में भाव है, तो उसमें उसका आनंद आ सकता है, उसका उसका चित्र की जो सार्थकता है वो पूर्ण हो सकती है। इसके अलावा लावण्य योजना में, चित्र में लावण्य का होना बहुत जरूरी है, और ये हमारा महत्वपूर्ण चौथा अंग है। लावण्य जो है उसके एक तरह से ये बाहरी सौंदर्य का प्रतीक है लावण्य। आंतरिक सौंदर्य से भाव, अगर और चीजें, तो लावण्य किसी भी चीज को हम बना रहे हैं, तो उसकी जो उसका जो आकार है, उसका उसमें उसका जो सौंदर्य है, उसको उसको आप देखते हुए उसमें लावण्य ला सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी आकार को बनाते हैं, तो उसका छाया प्रकाश के माध्यम से, उसके आकार के माध्यम से, उसके रंगों के माध्यम से उसमें लावण्य का समावेश कर सकते हैं। अगर चित्र में लावण्य है, तो वो चित्र श्रेष्ठ होगा। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सभी अंग आधुनिक कला में भी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी आधुनिक चित्रकार से भी बात करेंगे, तो इसकी महत्वता वो बहुत अच्छे से जानता है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा सबके बारे में संक्षेप में बताऊंगा। इसके अलावा सादृश्य है। सादृश्य मतलब किसी भी चीज को हम बना रहे हैं, तो उसका सादृश्य बहुत आवश्यक है। उसमें उसको हर चीज का एक सादृश्य होता है, उसका एक कुछ प्रतीक होते हैं। अगर आपने उसका सादृश्य को समाहित किया है, तो चाहे आप उसके सिंबल के रूप में भी अगर आप उसे बनाएंगे, तो वो चित्र आपका वो पूर्ण कर देगा। इसके बाद वर्णिका भंग है। आप वर्णिका भंग से तात्पर्य है कि आपको उसके वर्ण, उसके रंगों का ज्ञान कितना है। उसके रंगों, चित्र बनाने के लिए रंगों का समायोजन, रंगों का ज्ञान अति आवश्यक है। और तुलिका का संचालन बहुत आवश्यक है। उसके वो तुलिका का संचालन जो है वो कठिन अभ्यास से आता है, और रंगों के ज्ञान को भी आपको उसके लिए अभ्यास करना होगा। और उसके बाद आपका ये वर्णिका भंग जो है पूर्ण होगा, तो आपके ये सारे अंग को अगर आपने ध्यान रखा, तो चित्र बहुत श्रेष्ठ बनेगा आपका। जी, नेक्स्ट। हमारे यहाँ जो विकास है चित्रकला का, वो जैसे कि दो रूप में, शुरुआत में शैल चित्र के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद जब सिंधु घाटी सिविलाइजेशन आता है, तो हम थोड़ा सा सभ्यता की ओर आगे निकलते हैं, और हम थोड़ा चीज़ों का अपने जो तकनीक है उसका विकास करते हैं। उसी विकास के साथ साथ हम हमारे देश में जो है अजंता गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं। उसके चित्र जो है वो भित्ति चित्र के रूप में प्राप्त होते हैं। भित्ति चित्र किसी गुफा को छेनी हथौड़े से काटा गया है उसको, और उसके बाद उस पर एक प्लास्टर करके छतों पर, दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। और ये अजंता गुफाएं जो है हमारे देश का बहुत बड़ा गौरव है। और ये इसमें जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं, और ये जो चित्र हैं हजारों वर्षों तक वहाँ गुफाओं में बनाए गए, और आज भी वैसे ही सुरक्षित है हमारे पास। इनको आप देख सकते हैं। पद्मपाड़ी बोधिसत्व चित्र है पहली नंबर गुफा का, और ये विश्व विश्व प्रसिद्ध है। और इसमें आप षडांग के सारे अंगों को, भाव, लावण्य, सब कुछ इसका इसमें इसमें स्थान दिया गया है, और उसको आप देखकर आप महसूस कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट।
ये जो चित्र देख रहे हैं ये भी अजंता का गुफाओं का चित्र है। वहाँ पर करीब लगभग 29-30 गुफाएं हैं। और जो बाद में गुफाएं अलग अलग शताब्दियों में वहाँ पर गुफाएं बनती रही। जो प्रारंभ की गुफाएं जैसे कि हमने अभी चित्र देखा, कुछ गुफाएं बाद की हैं, उनके चित्र भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हैं, अच्छे बने हुए हैं। जी नेक्स्ट। अजंता गुफाओं का यह चित्र है। अजंता गुफाओं के साथ जो जो उसका क्रम है वो देश में अलग अलग जगह भी गया। वो चित्रकला का जो विकास है वो अलग अलग गया, अलग अलग राज्यों में गया। उसमें जैसे अजंता के पास एलोरा की गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं हैं, सित्तन बासल है, बादामी है, और अन्य गुफाओं में भी चित्र पाए गए हैं। और इसकी जो परंपरा है वो देश में अलग अलग जगह पर गई और बहुत समृद्धशाली रूप में गई, और हमको एक अच्छे गौरवशाली रूप में हमें प्राप्त होती है। तो यह जो चित्र हैं वो मध्य प्रदेश में बाघ गुफा के चित्र हैं। यहाँ पर चित्र हालांकि बहुत कम संख्या में अभी बचे हुए हैं। बहुत सारी कुछ गुफाएं वहाँ गिर गई हैं, लेकिन कुछ चित्र थे गुफाओं से निकालकर वहाँ पर एक संग्रहालय बनाए हुए हैं, उसमें सुरक्षित कर लिए गए हैं। नेक्स्ट। ये सित्तन वासल गुफाओं के चित्र हैं जो तमिलनाडु में है। और यहाँ पर ये जो चित्र हैं वो जैन धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट। ये भी चित्र जो है सित्तन वासल का है। बादामी गुफाएं, उसमें भी वहां पर गुफाओं में कुछ चित्र हैं, चित्रकला के बड़े प्रमाण हैं हमारे पास बादामी गुफाओं में। तो जैसे कि प्रारंभ में तो अजंता में बौद्ध धर्म से ही संबंधित चित्र बनाए गए, लेकिन बाद में जब अन्य गुफाओं में या चित्र बनाए गए तो सभी धर्मों को स्थान दिया गया। तो उसमें सभी धर्मों के संबंधित जो है चित्र मिलते हैं, और हमारी कला संस्कृति के विकास के बारे में हमें मालूम होता है, और उसके गौरवशाली इतिहास को भी हम जान पाते हैं। इसके साथ ही मैं यह बताना चाहूँगा कि चित्रकला के जो जैसे कि हमने प्रारंभ में देखा शैल चित्र हैं भारत में, फिर उसके बाद भित्ति चित्र हैं। इसके अलावा भारत में एक जो परंपरा थी वो भी प्रारंभ हुई, और वो थी लोक कला के रूप में। तो जो एक तो शासक वर्ग बन गया था जो जो देश का संचालन, जो राज्यों का संचालन कर रहा था, और वो बहुत समृद्धशाली चित्र परंपरा को देश में खड़ा कर रहा था, और वो धर्म को संरक्षण दे रहे थे। और इसके साथ साथ कृषक वर्ग में, जो हमारे देश में जो प्रजा थी या कृषक वर्ग था, वो भी अपने अपने सौंदर्य बोध को व्यक्त कर रहा था अपने घरों के बाहर या अन्य चीजों में, उत्सवों में, त्योहारों में। तो वो हमारे देश की लोक कला के रूप में एक अलग है, लोक कला के रूप में हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है वो भी। और ये एक तरह से राज्यश्रित कला है जिसको कि राजाओं का संरक्षण था, और इसलिए ये जो चित्रकला थी हम लोग जो देख रहे थे, इसके अलावा आगे और भी बात करेंगे, वो बहुत समृद्धशाली है। वो इसलिए कि उसमें बहुत फाइन चित्रकार लोग काम करते थे परंपरागत, लेकिन लोक कला बहुत साधारण रूप से हमारे देश में आगे निरंतर चल रही थी, और वो कृषकों के घरों में, सामान्य जनों के घरों में व्याप्त थी। तो उसी क्रम में बहुत सारी लोक कला है जो भारत में अभी भी जीवित है, और उतनी ही मान सम्मान है, और उतना ही उसका महत्व है। और और वो हमारे देश का बहुत गौरवशाली रूप में चित्रकला के रूप में है, और इसका विदेशों में, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। जैसे कि बर्ली चित्रकला है, गोंड शैली है, कलमकारी है, भारत में पिछवई है नाथ द्वारा, और भी बहुत सारी काली घाट है जिनकी हम स्लाइड्स अब देखेंगे। नेक्स्ट। गोंड शैली है। नेक्स्ट। जी, कलमकारी है ये, आंध्र प्रदेश ये। नेक्स्ट। जी नेक्स्ट। ये पिछवई चित्रकला है नाथ द्वारा की। और ये मान सकते हैं ये चित्रकला हमारे लघु चित्रों को और हमारे जो लोक कला है उसके बीच की एक कड़ी है, और वो हमारे पास ही बहुत एक तरह से जो हमारे जन सामान्य था, जो मंदिरों में दर्शन करने जाते थे, और उसके साथ वो कलाकारों को वहां से कुछ चित्र अपनी याद के रूप में खरीदते थे। ये परंपरा देश में वर्षों से चलती रही, और ये अभी भी जीवित है, जिस वजह से हमें देश की हमारी बहुत समृद्धशाली चित्रकला पिछवई के रूप में नाथद्वारा में हमें अभी भी देखने को मिलती है।
ये मधुबनी चित्रकला है बिहार की, और ये इसको चित्रकला को, लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। और इन सब कलाओं में भाव बहुत सुंदर है इनका। अगर कौशल हम देखना चाहें तो मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हम समृद्धशाली वो चित्रकला है, तो इसको बहुत सहज रूप से बनाया गया है, और इसके अंदर भाव इसका बहुत शक्तिशाली है, जिस वजह से ये हमको बहुत आकर्षित करती है। और हमको ही नहीं, दुनिया को इसने प्रभावित किया है, और इसकी बहुत दुनिया भर में मांग है, और उन चित्रकारों का बहुत सम्मान है इस दुनिया में सभी जगह पर। आगे नेक्स्ट, ये पाबूजी फर पेंटिंग है राजस्थान की, स्क्रॉल पेंटिंग होती है ये। कालीघाट पेंटिंग है, जैसे कि पिछवई चित्रकला है उस तरह से ये भी मंदिरों के माध्यम से इसको संरक्षण प्राप्त हुआ। ये भी कालीघाट चित्रकला है। और इसी लोक कला के साथ हम एक लोक कला से आपको उसके प्रायोगिक विषय से परिचय कराना चाहेंगे। और जो हमारी महाराष्ट्र में थाने जिले की लोक कला है, बरली चित्रकला, बरली इसको चित्रकला बोलते हैं। और इसको वहाँ का जो आदिवासी समुदाय है वो बनाता है, और इसकी वर्ली चित्रकला की जो ख्याति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। और इस चित्रकला की अपनी एक तकनीक है, और उसको झोंपड़ियों में वो घरों के सामने उसको बनाते हैं। उसमें वो लोग ईंट का चूरा, गोबर आदि मिलाकर एक प्रकार से लाल गेरू कलर वो बनाकर उसको लेप करते हैं। फिर वो चावल को पीस कर एक सफेद रंग बनाते हैं, फिर उसमें वो एक जो प्राकृतिक चीजों से गोंद प्राप्त होता है उसको उसमें मिलाकर फिर वो चित्र बनाते हैं। ये जो हम चित्र बना रहे हैं ये अभी एक्रेलिक कलर से, एक्रेलिक रंग है और कागज पर हम बना रहे हैं। लेकिन जब आप बरली ओरिजिनल आप अगर देखेंगे, मतलब प्रमुख वहां जाके स्थानों वहीं जो थाने जिले में जाएंगे तो उनके घरों में वो जो प्राकृतिक चीजों से, ईंट के चूरे से, उससे जो गेरू कलर बनाते हैं उससे वो उससे दीवारों पर वो बनाते हैं। और वाइट कलर से वो उसमें बाद में चित्र बनाते हैं, उस चावल को पीस कर उसमें गोंद मिलाकर। और वर्ली चित्रकला की एक विशेषता है कि इसमें चक्र प्रमुख रूप से रहता है ज्यादातर चित्रों में। उन्होंने प्रकृति का जो चक्र है उसको इसमें लिया है प्रमुख रूप से। यह चित्र जो बनाएंगे वो सामान्य जीवन का जो क्रियाकलाप होते हैं उससे संबंधित है वर्ली का। अगर आप जो हमारे साथ युवा, जो आगामी युवा हैं वो इस लोक कला को, और लोक कलाएं बहुत अच्छी हैं, और इसको आप इनके साथ आप जुड़िए, इनमें बहुत आनंद है और हमारी भारतीय आत्मा इसमें समाहित है। और बहुत अलग अलग रूप में वो हमें प्राप्त होती है देश में, बहुत अलग अलग स्थानों पर उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग उनकी तकनीक है, अलग अलग से उसको किया जाता है। प्रारंभ में आप उस तरह का, इस पर अभी जैसे कि अभी लेप किया है इस तरह का, एक तरह का ब्राउन कलर या गेरूड जैसा कलर है उसको आप लगाएंगे उसमें। और लगाने के बाद उसके पश्चात जो कागज है, जो आपका जो लगाने का, उसमें आप पूरा जब इस पे इस तरह का कलर का एक तह चढ़ा देंगे तो इस तरह का वो तह दिखाई देगी। और इसके बाद हम लोग एक्रेलिक कलर से कर रहे हैं, लेकिन वो लोग चावल के वो पीस कर उस तरह का अपना जो प्राकृतिक चीज़ों से गोंद मिलाकर वो चित्र बनाते हैं। और उनका जो ब्रश है वो बांस का, उसको बांस को उसको कूट लेते हैं सामने से, तो उसकी वो रेसे बन जाते हैं, उससे वो ब्रश अपनी तुलिका का बना लेते हैं, तुलिका उनकी तैयार हो जाती है।
भारतीय चित्रकला का जो आकार है वो ज्यामितीय आकार में ये चित्र होते हैं। भारतीय लोक कलाओं का अपना एक सौंदर्य है और इसका आप चित्र बनाकर आनंद ले सकते हैं। इसको देखकर इसकी इसकी जो प्रक्रिया है उससे भी आप इसका रसास्वादन कर सकते हैं। और आमतौर पे हमारे घरों में रंगोली के रूप में, अल्पना के रूप में, कहीं ना कहीं हमारे जो त्योहार हैं, हमारे जो धार्मिक जो हमारे जो रिचुअल्स हैं, उन सब में हम लोगों के घरों में, सभी के घरों में जरूर इसका स्थान है। और हमारे यहाँ जो हमारी माँ है, बहन है, वो चित्र हमारे बचपन से हम उनको देखते हुए आ रहे हैं। और भारतीय चित्रकला से बहुत आधुनिक चित्रकारों ने बहुत प्रेरणा ली है। इसमें जामिनी राय है, बहुत सारे मूर्तिकार हैं, उन्होंने भी लोक कला से प्रेरणा ली है। बहुत सारे शिल्प बनाए जाते हैं लोक कला के अंतर्गत, लकड़ी से, लोहे से, ब्रॉन्ज से। और इसकी तकनीक जो है कई जगह हमारी जो पुरानी सभ्यता है, हमारा जो इतिहास है, उसके उसके प्रमाण इसमें, उसकी जो परंपरा है वो इसमें हमें इसमें जीवितता वो दिखाई देती है। आप इस चित्र को अगर बनाएंगे तो ये जो प्रक्रिया थी वो चित्र की थी, अभी जो बना रहे थे आप, अब ये जब चित्र आपका उसको बनाएंगे, उसको जब वो पूर्ण हो जाएगा तो वो चित्र इस तरह का दिखेगा। और इस बारले चित्र में जीवन की जो रोजमर्रा है महिलाओं की, घर के जो जिस तरह से वो रोज काम करती हैं, वो इसमें इस चित्र में दर्शाया गया है, दिखाया गया है उसको। तो आप इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय चित्रकला में जब हम अजंता की या अन्य गुफा चित्रों की बात करते हैं तो उस समय भित्ति चित्रों का एक बड़ा चलन था और चित्रकार बहुत भक्ति भाव से उन चित्रों को बना रहे थे। और वो एक समृद्धशाली परंपरा थी भारत की, जिनको दीवारों पर बनाया जा रहा था। उसके लिए बहुत परिश्रम की और भाव की जरूरत होती है। और उसके बाद हमें जो एक चित्रकला परंपरा उसके पश्चात प्राप्त होती है, वो पाल शैली और जैन शैली के रूप में प्राप्त होती है मध्यकाल में लगभग। तो ये पाल शैली का ये चित्र है। इसमें जो बंगाल वहाँ के जो पाल शासक थे उन्होंने चित्र बनाया था। और इस तरह से भोजपत्र पर ये परंपरा प्रारंभ हुई थी, लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ माना जा सकता है। नेक्स्ट, ये जैन शैली का चित्र है। अपूर्वन शैली जो गुजरात, मालवा, राजस्थान, बहुत सारी जगह जो प्रारंभिक जो चित्रकला के जो हमें लघु चित्रकला जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसकी प्रेरणा स्रोत, उसकी जन्मदायिनी या जो भी है, वो ये परंपरा ही हमारी चित्रकला की थी, जहाँ से हमें इसके सोर्स प्राप्त हुए और ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई। ये जैन शैली का चित्र है। इसमें जो साहित्यिक ग्रंथ थे जैन के, वो बहुत सारे जैन इसमें पोथी चित्रों में बनाए गए। और इनका उद्देश्य भी धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ था और समाज में इनको चित्र बनवा कर
मंदिरों में दान करना, समाज में इनको बंटवाना, इन पोथी चित्रों को, वो इनका उद्देश्य रहा था। तो ये परंपरा या चित्रकला की जो परंपरा है वो उस तरह से हमारे देश में जीवित रही और हमारे लिए ये हमारे सामने है। और हमारे देश के संग्रहालय में आप अगर राष्ट्रीय संग्रहालय जाएंगे या अन्य कहीं संग्रहालयों में जाएंगे, कहीं ना कहीं इसके प्रमाण आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारे देश के संग्रहालय बहुत समृद्धशाली हैं और हर छोटे जिले में संग्रहालय हमें मिलते हैं, उनको अवश्य देखना चाहिए। संग्रहालय देखने की एक मतलब एक परंपरा या उसका जो अपना व्यवहार है ना, अपने व्यवहार, हम लोग के व्यवहार के हमारा जीवन में सम्मिलित होना चाहिए। जैसे कि ये चित्रकला है वो दृश्य चित्रकला है, दृश्य कला है, नेत्रीय कला है। इसका इसमें बनाने का कार्य भी नेत्रों से होता है, इसका रसास्वादन भी नेत्रों से होता है। तो संग्रहालय उसमें बहुत सहयोगी हैं और वो हमारे इतिहास से, कला संस्कृति से हमारा परिचय कराते हैं। और ये जो है हमारे मस्तिष्क में बहुत स्थायी इनके बिंब बन जाते हैं और इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और हमारे देश के जो छोटे छोटे संग्रहालय हर जिले में, वहाँ बहुत समृद्धशाली कलाओं के अवशेष मौजूद हैं, अवश्य देखने जाना चाहिए उनको। और हमारे जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं अपने मेरा जो अनुभव है उस मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप जरूर संग्रहालय जरूर देखिए। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आसपास आपके कहीं ना कोई संग्रहालय होगा। तो आप बहुत दूर नहीं जा सकते हैं तो अपने जिले का, अपने संभाग का जो भी संग्रहालय है उस पर जरूर देखने आए और बार बार देखने जाएं, क्योंकि एक बार से आप उसको नहीं समझ पाएंगे वहाँ, क्योंकि हमारे देश के संग्रहालयों में बहुत सारे कला अवशेष मौजूद हैं, तो हम उतना नहीं, एक दिन में नहीं घूम सकते। नेक्स्ट, मध्यकालीन चित्रकला, ये हमारा ग्वालियर किला है और उसमें ये जो टाइल्स के रूप में हमारी चित्रकला मौजूद है, ये समय के साथ इसकी जो चित्रकला है उसका क्षरण हो गया। तो बहुत समृद्धशाली थी है, जो हमारे इसके पुराने जो इसके प्राप्त होते हैं ग्रंथ, उनमें मिलता है हमें इसका प्रमाण। नेक्स्ट, हमारे यहाँ इसके पश्चात भारत की लघु चित्रकला परंपरा का विकास होता है बहुत समृद्धता के साथ। तो मेवाड़ में राजस्थान की चित्रकला है, मेवाड़ में वहां से प्रारंभ होता है उस चित्रकला का, उसका ये चित्र है। और ये जो मैंने बताया पाल शैली, उज्जैन शैली, अजंता शैली, वहां से इसके स्रोत मालूम पड़ते हैं। और इसको हम कहीं ना कहीं अगर उससे तुलना करेंगे या उससे समायोजन करेंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है इसका विकास चित्रों का। राजस्थान की बहुत गौरवशाली लघु चित्रकला है और उस पर बहुत बड़ा एक मतलब उसके ऊपर बातचीत है या उसके ऊपर एक वो हो सकता है। ये किशनगढ़ शैली है और बहुत सुंदर चित्र है, वहाँ राधा कृष्ण को लेकर बनाए गए हैं। बनी ठनी का ये चित्र है, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ हमारे देश में जो अरबी फारसी जो ग्रंथ थे उनका भी उनके संदर्भ में प्राप्त होते हैं कि वो भारत में आए। और उसका भी उसके साथ हमारी जो भारतीय कला है और उसकी जो कला है उसके साथ मिलकर दोनों का समायोजन हुआ और एक नई शैली का जन्म हुआ। तो उसमें मुगल शैली है भारत की, इसके भी बहुत सारे प्रमाण और बहुत सुंदर चित्रकला के हमें प्राप्त होते हैं। अ, ये पहाड़ी शैली का चित्र है। और भारत में यूं तो लघु चित्र शैली की अगर बात करेंगे, अगर लघु चित्र शैली और साथ में उनकी उप शैली की बात की जाएगी, तो मुझे लगता है 50 से ऊपर शैलियां मिलेंगी और सबकी अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी तकनीक है, अपनी अपनी क्षेत्रीयता है। और बहुत आनंददायक वो कला है। और उसमें हमारे बहुत सारे कवियों का, जो कवियों ने जो हमारे ग्रंथ लिखे उनको चित्रकारों ने आत्मसात किया, उन पर आधारित चित्र बनाए, जन सामान्य को उसमें सम्मिलित किया। और हमारी जो आस्था है उस आस्था के केंद्र भी उस वो चित्रकला रही। तो बहुत सारे अवशेष हमें इसके मिलते हैं और हमारे संग्रहालयों में मौजूद हैं। और हम संक्षिप्त में बहुत एक एक चित्र उसको देख रहे हैं। तो पहाड़ी शैली है और ये बसोली जो चित्रकला है पहाड़ी की, उसका ये चित्र है। और इसके बाद ये बहुत विकसित हुई और भारत की बहुत समृद्धशाली चित्रकला बनी। पहाड़ी कलम, इसके जो चित्र हैं वो बहुत सुंदर चित्र माने जाते हैं। इसमें बहुत जो है चित्रकला है, इसमें बहुत बारीक काम किया है। इस तरह के जो स्टाइल के चित्र हैं वो भी, उसका भी आप करके अभ्यास करके बना सकते हैं, उसकी भी अपनी एक तकनीक है।
डिस्प्ले में। अच्छा जी। दक्कन शैली है लघु चित्रकला में, बहुत सारी चली हैं, जैसे कि मैंने बताया 50 से ऊपर शैली भी हम गिनती करेंगे, और उसकी उप शैलियां हमें प्राप्त होंगी, और जगह जगह उसके अवशेष मौजूद हैं। ग्वालियर अंचल में भी बहुत सारे भित्ति चित्र भी हैं या लघु चित्र हैं, हमें प्राप्त होते हैं। हमारे ग्वालियर के पास में भी दतिया और ओरछा एक बड़े केंद्र थे लघु चित्र शैली के। तो बहुत समृद्धशाली चित्रकला है लघु चित्र कला, और उसका उसमें भी कलाओं का अंतर संबंध हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में एक बड़ी अच्छी बात है कि कलाओं का बहुत अच्छा अंतर संबंध है आपस में, संगीत का, चित्रकला का, मूर्ति कला का और अन्य कलाओं के साथ में। और रंगमंच में तो हम स्पष्ट दिखाई देते हैं कि सारी कलाएं ही समाहित हो जाती हैं जाकर उसमें। और इसी के साथ साथ अगर क्रम में देखेंगे तो हमारे पास अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों के प्रभाव से जो चित्रकला प्राप्त हुई वो कंपनी शैली के रूप में प्राप्त हुई। फिर उसके बाद हमारी जो चित्रकला है वो आधुनिक कला के रूप में हमारे सामने जो आती है, और उसमें हमारे जो आधुनिक चित्रकार हैं उनका बड़ा योगदान है। उसी में राजा रवि वर्मा की चित्रकला है, और उससे संबंधित एक प्रथम चित्र है मून विथ लेडी, और राजा रवि वर्मा का पीछे वही उसी स्लाइड। तो जो प्रथम चित्र दिया है वो मूनबुत लेडी राजा रवि वर्मा की चित्रकला है, और बड़ी अच्छी उनकी, राजा रवि वर्मा ने आधुनिक कला को बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने हमें तेल चित्र पद्धति से अवगत कराया, और बहुत सारे मिथकीय चित्र उन्होंने बनाए, और हमारे बहुत सारे देवी देवताओं के उन्होंने चित्र बनाए, और वो अभी हमारे संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, और उसका आधुनिक चित्रकला में उनका बड़ा योगदान है। उसी के साथ साथ भारत में बहुत सारे कुछ कला स्कूल भी प्रारंभ किए गए थे, जैसे कि मद्रास स्कूल, कैलकटा स्कूल, मुंबई का जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। तो उसी में ही उसी क्रम में आगे कैलकटा में बंगाल शैली का भी विकास हुआ। तो उससे पूर्व अवनींद्रनाथ टैगोर ने वहाँ जो अध्यापक थे वहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर, और वो चित्रकला के बड़े चित्रकार थे देश के, और उनके द्वारा बनाया हुआ एक चित्र है भारत माता का, जो स्लाइड्स में दूसरे नंबर पर है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसी उसी क्रम में आगे वो जो चित्रकला है बंगाल शैली के रूप में सामने आती है, और बंगाल शैली ने भारतीय कला से बहुत प्रेरणा ली, और उसमें आगे नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, बहुत सारे उस परंपरा से चित्रकार देश में आधुनिक रूप में सामने आए, और हमें एक समृद्धता, देश को समृद्धता प्रदान करी उन्होंने। और चित्रकला, उससे नए चित्रकारों को और अन्य पीढ़ी को बहुत उससे प्रेरणा प्राप्त हुई। नेक्स्ट, आधुनिक चित्रकला का अपना विकास है, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें आधुनिक चित्रकला में भारतीयता बहुत अच्छे से उसमें समाई हुई है। षडांग की अगर हम व्याख्या करेंगे तो षडांग जो है आधुनिक चित्रकला में प्राप्त होता है। अवनींद्रनाथ टैगोर का हम चित्र देख रहे थे, उसमें रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका भंग, सभी का समावेश है। इसके अलावा हमारे देश में जो पश्चिम की चित्रकला, जैसे वहां पर जो इज्म आए, उसी के साथ साथ भारत में भी आधुनिक कला का विकास हो रहा था, और भारत में बहुत सारे आधुनिक चित्रकार हुए, और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए चित्रकला में, जिससे हम अभी भी आज भारतीय समकालीन कला में पूरी दुनिया में काफी अपना दबदबा रखे हुए हैं। और जो दुनिया के बड़े ऑक्शन घर हैं, जिसमें क्रिस्टीज है या सदवी है, वहाँ पर हमारे देश के जो चित्रकार हैं वो बड़े बड़े उनके चित्र वहाँ पर बड़े मूल्यों पर बेचे जाते हैं, और हमारी चित्रकला दुनिया में, आधुनिक चित्रकला का दुनिया में बहुत बड़ा स्थान है। तो उसी क्रम में एक संक्षिप्त में हम अपनी बात को रख रहे हैं। तो उसी क्रम में जो प्रथम चित्र है वो हमारे मध्य प्रदेश से ऐसे रजा साहब का चित्र है, और उसके बगल में जो चित्र है वो अमूर्त शैली में है, और ये भी अमूर्त शैली में है, वो बीएस गायतोंडे जी का चित्र है। और चित्र, आधुनिक चित्रकला के बहुत बड़ा विस्तार है, और बहुत सारा देश में बहुत सारे चित्रकार हैं जो निरंतर देश के गौरव के लिए लगातार अपने कला कर्म में मग्न है, और वो चित्र कर्म कर रहे हैं, और बहुत सारे नाम है। बहुत संक्षिप्त समय है तो मैं अभी उतना नहीं बता सकता। इसके साथ में आधुनिक कला जो शिक्षा पद्धति है उसका भी एक अभिन्न अंग है, उसको बोलते हैं स्टिल लाइफ। तो जैसे कि हमने लोक कलाओं का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा, एक प्रायोगिक अभ्यास देखा किस तरह से हमें करना चाहिए। तो स्टिल लाइफ, जैसा कि पीछे हमने यहाँ पर इसको अरेंज किया है, तो
स्टिल लाइफ आप घर में अपने जो विद्यार्थी हैं वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने कोई भी वस्तु है जो स्थिर रह सकती है उसको आप सामने रखें और उसका छाया प्रकाश, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसके साथ उसको बनाने का प्रयास करें, जिससे कि आपका जो चित्रकला का विकास है वो उससे बढ़ेगा। उससे आप पर्सपेक्टिव, बहुत सारे गुण हैं जो उससे आप सीख सकते हैं। तो ये प्रारंभ है आपके लिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा, कला शिक्षा के बहुत सारे केंद्र हैं और उसका एक बड़ा इतिहास भी है। इंदौर शासकीय ललित कला महाविद्यालय इंदौर में वो प्रारंभ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रारंभ हो गया था। लगभग उसको भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं। 100 वर्ष उसको लगभग हो गए हैं उसको। और धार में एक शासकीय ललित कला महाविद्यालय है, जबलपुर में एक शासकीय ललित कला महाविद्यालय है, ग्वालियर में एक शासकीय ललित कला महाविद्यालय है। सबका अपना अपना एक शताब्दी होने जा रही है आधुनिक कला को लेके। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो आधुनिक कला है वो देश में बहुत प्रमुख स्थान रखती है और विदेशों में भी यहाँ के जो चित्रकार हैं उन्होंने अपना देश का और राज्य का नाम रोशन किया है। और बहुत अच्छे कला गुरु मध्य प्रदेश में हुए हैं, चित्रकला में, मूर्तिकला में। थोड़ा चित्र पूरा नहीं दिख रहा अभी स्क्रीन पे। वो उसका रसास्वादन बहुत श्रेष्ठ होगा और चित्र बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके घर में जो नेचर जो भी हो, फूल पौधे पेड़, उसको आप समय समय पर उसकी ड्राइंग में बहुत सारे माध्यम है, वाटर कलर में कर सकते हैं, ऑयल है, एक्रिलिक है, पेंसिल्स है, चारकोल है, अलग अलग माध्यम है, उसमें आप उसका अभ्यास कीजिए, उसको बना सकते हैं।
प्रारंभ में जो मूर्ति कला में डेमोन्स्ट्रेशन दिया था वो श्री राकेश प्रजापति जी के द्वारा था, और बारली पेंटिंग पर जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो श्री अनिकेत जैन के द्वारा था, और अभी जो चित्र बना रहे हैं वो श्री कुणाल वैभव जी हैं। चित्रकला में अपने को खोजना भी होता है और चित्रकला में अपने को भूल जाना भी होता है। आप उसमें डूब जाएंगे तो भूल जाएंगे, और आपको अपने को भी खोजना होगा कि आपको किस तरह के रंग हैं, आपका क्या उसमें मौलिकता है चित्रकला में। और जैसे कि हम सब लोगों का अपना अपना स्वभाव है, तो चित्रकला में जब चित्र बनाते हैं तो वो सबका चित्र भी अलग अलग प्रकार से ही सामने आते हैं। अगर आप अपनी मौलिकता से अगर चित्र बना रहे हैं
इसके बाद धीरे धीरे इसमें टोन्स बढ़ाई जाती है शेडिंग को लेके, मिडिल टोन, फिर आखिरी में आप इसकी जो फुल डेप्थ है वो दी जाएगी। और जहाँ प्रकाश पड़ रहा है उसको वहाँ पर हम जो सफ़ेद कागज है उसको छोड़ देंगे। इस तरह से इसमें इसमें उभार आ जाएगा। समाप्त करना चाहेंगे। आपने जो अभी प्रशिक्षण देखा वो स्टिल लाइफ थी, और उसमें प्रारंभ में उसकी जो हमारे सामने जो दिख रहा है बर्तन वगैरह, उसको हमने उसकी पहले हमने आउटलाइन बनाई, फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे उसमें शेडिंग उसमें बढ़ाई, और फिर आखिरी में हमने उसमें फुल डेप्थ दे दी, और छाया प्रकाश जो जिस तरह का उसमें आ रहा है उसका हमने ध्यान रखा, और कागज पर पेंसिल और चारकोल के माध्यम से हमने ये चित्र बनाने दिखाने का आपको प्रयास किया था। और अगला इसके बाद एपिसोड में हम और अन्य चीज़ों अन्य बातों पर बात करेंगे। मैंने प्रयास किया है कि मैं अच्छा कर सकूं, बाकी अगर कोई गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।